गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 24 फरवरी पे हम पहुंच चुके हैं और द हिंदू एंड पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं उसे हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। आपका कोई भी डाउट होता है तो दिस इज द टेलीग्राम एड्रेस @prince_लूथरा। आप यहाँ पर मुझे अप्रोच कर सकते हैं। आज के टॉपिक्स देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड्स को लेकर, कार्बन वॉच को लेकर हमारा डिस्कशन होगा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जिसे बीईई कहा जाता है इसके बारे में जिक्र करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन को डिस्कस करेंगे, एक एमसीक्यू हमारा आईआईटी काउंसिल को लेकर होगा, आईएईए के ऊपर भी जिक्र होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम एईएस के बारे में होगा। उसके बाद आरटीआई को लेकर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वीएलएसआर क्या है इसको जानेंगे, और फाइनली जोजेंस्मा जीन थेरेपी जो है इसके बारे में हमारा डिस्कशन होने वाला है। चलिए, वेलकम टू द न्यू मेंबर्स। सो सतीश, रूपम, अजीत, आकाश, युमा, अंकित, पारुल, ध्रुव, विवेक, आपने वेरियस सीरीज को ज्वाइन किया है। सो वेलकम टू द न्यू मेंबर्स। आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपनी अपनी सीरीज को कंप्लीट जरूर करिएगा, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू। कल मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था कि टाइम काफी कम है, सो यू सब्सक्राइब फॉर द क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज सीरीज, और आप में से काफी सारे लोगों ने उस चीज पे एक्ट भी किया है। उस सीरीज को अच्छे से करिएगा। लास्ट 100 डेज के अंदर आपको अपना 100% देना है, सो दैट यू कुड क्रैक दिस एग्जामिनेशन, और उन लोगों को भी इस एग्जाम में डिफीट किया जा सके जिनके पास 24 घंटे का टाइम था इस एग्जाम को तैयारी करने के लिए, लेकिन अननेसेसरी चीजें वो पढ़ते रहे, लेकिन आपने पूरे फोकस के साथ जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो पढ़ी। लेट्स स्टार्ट विद द कोटेशन। So do what is easy and your life will be hard, and do what is hard and your life will become easy. Now this particular quotation, इसको आपको यूपीएससी के अंदर अप्लाई करने की जरूरत है। बहुत बार हम चीजों से बचने की कोशिश करते हैं। आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा ये चीज कि कुछ लोगों को कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है तो उसको बिल्कुल एंड तक डेफर करते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं, नहीं कवर करते, और जब एग्जाम सामने आ जाता है तो परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों को आंसर राइटिंग मुश्किल लगती है, कुछ लोगों को मॉक टेस्ट या क्विजेस में अटेम्प्ट करना मुश्किल लगता है, बट यहां पर आपको वही चीज करनी जो आपको हार्ड लगती है, क्योंकि जब तक वो हार्ड लगने वाली चीज आसान ना लगने लग जाए तब तक एग्जाम कैसे होगा। सो आपको मुश्किल लगने वाली चीज को इतनी बार करना है कि फिर वो चीज आपको आसान लगने लग जाए, और किसी भी मुश्किल चीज को आसान बनाने का यही एक रास्ता होता है कि आप उसको इतनी बार कर लो कि वो एकदम से आपके लिए आसान हो जाए, वो एक तरीके से आपकी हैबिट बन जाए। ठीक है, तो फिगर आउट क्या चीजें आप अभी तक अवॉइड करते आ रहे थे और उसका सामना करना है आपको। चलिए, सो क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज में आप एनरोल कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द टाइम फॉर यू कि आप अपने टाइम को, जो मिनिमम टाइम आपके पास है 2 घंटे से 2.5 घंटे का जो टाइम है, आप उसे प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं। जल्दी से टारगेट को सेट करें। कितना टारगेट आप सेट करेंगे सो दैट वी कुड कैरी ऑन विद द क्वेश्चंस। यहां पे 6 मार्क्स जो है उसे कट ऑफ रखा गया है फॉर द न्यू स्टूडेंट्स। मैं बता देता हूं, बाकी सभी लोग जो है अपने अपने टारगेट को सेट करें। ऊपर की जो 2 ब्रैकेट्स हैं ये आपका सेफ जोन कहलाता है, नीचे के जो 2 ब्रैकेट है ये आपका डेंजर जोन कहलाता है, ये आपका एक्सीलेंट ब्रैकेट कहलाता है। जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें। चलिए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड्स आर गिवन। किस किस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड जो है उसको दिया जाता है, और यहां पे आपको बताना है ऊपर में से कौन से करेक्ट हैं। क्या इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के अंदर दिया जाता है ये अवार्ड, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के केस में दिया जाता है, व्हाट अबाउट स्टार्टअप्स, सोचिए। चलिए, अभी अभी रिसेंटली 12 कंपनीज को सिलेक्ट किया गया है नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड 2021 के लिए फॉर सक्सेसफुल कमर्शियलाइजेशन ऑफ इनोवेटिव इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। सॉरी, तो इट इज फॉर 2020, जिसमें सक्सेसफुल कमर्शियलाइजेशन और जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है उसको यहां पर इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से ही ये अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है 12 कंपनीज को। दीज अवार्ड्स कन्फर टू वेरियस इंडस्ट्रीज, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म ऑफ रिकॉग्निशन टू इंडियन इंडस्ट्री एंड देयर टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, जिन्होंने वेरियस टीम्स के साथ काम किया और इनोवेशन जो है वो लाने की कोशिश करी, आत्मनिर्भर भारत को जो विजन है उसको अचीव करने की कोशिश करी। और इसी तरीके से 12 कंपनीज का चुनाव किया गया है जिन्होंने काफी जो हमारी खुद की बनाई हुई इंडिजिनस टेक्नोलॉजी थी, इनोवेटिव इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, उसको कमर्शियलाइज किया। क्योंकि देखिए, जब आपको इंडिजिनस टेक्नोलॉजी मिलती है तो आप उसका इस्तेमाल करते हैं, जब आप उसे कमर्शियलाइज करते हैं तो बहुत बड़े लेवल पे सभी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, और हो सकता है उस टेक्नोलॉजी को फिर हम एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दें या उससे बने हुए प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। तो यहाँ पे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के अंदर ये अवार्ड दिए जाते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के केस में ये अवार्ड दिए जाते हैं, स्टार्टअप्स के केस के अंदर भी ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि अभी जो नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 है वो दिए जा रहे हैं, तो क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि कार्बन वॉच को लेकर है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड कार्बन वॉच। अभी एक पर्टिकुलर यूटी ने, केंद्र शासित प्रदेश ने कार्बन वॉच को लॉन्च किया है। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, आपको बताना है। मीनवाइल मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं, आप बताएं कि किस यूटी के द्वारा ये किया गया है। एक मोबाइल एप्लीकेशन है,
टू असेस द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ एन इंडिविजुअल। एक व्यक्ति कितने कार्बन विसर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कार्बन वॉच के द्वारा बताया जाएगा। ये बेसिकली एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल कार्बन फुटप्रिंट को जानने के लिए किया जाता है। और वैसे भी आप जानते हैं इंडिया की जब हम बात करते हैं, इंडिया एज ए कंट्री हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है वो काफी ज्यादा है, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, पर कैपिटा की बात करते हैं, तो कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज वो हमारा काफी कम है। तो यहां पे यूएस से कंपेयर करते हैं तो ओवरऑल यूएस का कार्बन विसर्जन जो है, जो आपका बेसिकली फुटप्रिंट की बात करी जाए तो इंडिया का भी ज्यादा है, यूएस का भी ज्यादा है, लेकिन पर कैपिटा देखा जाए तो यूएस का इंडिविजुअल अगर देखा जाए तो इंडिया के कंपेरिजन में ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट है उसका। कार्बन फुटप्रिंट, अब मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूं, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस जिसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो रिलीज करी जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर बाय ह्यूमन एक्टिविटी। तो एक ह्यूमन कितनी CO2 जो है उसको रिलीज करता है वेरियस एक्टिविटीज की वजह से, वो आपका कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कहलाती है। तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, किसके द्वारा ये इनिशिएटिव लाया गया, ऐप को लॉन्च किया गया? सो आंसर इज चंडीगढ़। डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, दिस इज एन एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन जिसको आप सर्च भी कर सकते हैं प्ले स्टोर के ऊपर। ये ऐप जो है फोकस करेगी इंडिविजुअल एक्शन के ऊपर, कैलकुलेट करेगी। जैसे आप जानते हैं कि आजकल काफी सारी एप्स है जो कि पेडोमीटर के तौर पर काम करती है, आपके स्टेप्स काउंट करती है। इसी तरीके से कोरोना के लिए भी अलग अलग एप्लीकेशन आपके सामने आई थी जिसमें हम खुद ही डाटा डालते थे कि क्या पिछले कुछ दिनों में हम किसी कोरोना पेशेंट के आसपास आए हैं नहीं आए, और वहां पे वो जो उसका सिग्नल था वो भी रेड और ग्रीन हो जाता था। उसके बारे में भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए। इसी तरीके से ये कैलकुलेट करेगी कार्बन फुटप्रिंट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्ट, कोई व्यक्ति कितना ट्रांसपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा ट्रांसपोर्ट करेगा उतना ज्यादा कार्बन विसर्जन हो रहा है, उसका फुटप्रिंट बढ़ रहा है। एनर्जी कितनी यूज करी जाती है, वेस्ट एंड वाटर कंजम्पशन कितना किया जाता है, ये सभी चीजों को बेसिस बनाकर ही यहां पर इस चीज का डिसाइड और डिसीजन किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति कितना उसका कार्बन फुटप्रिंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर, बीईई को लेकर। पहले भी प्रीलिम्स के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब यहां पर बात करी जा रही है कि बीई को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has set up the Bureau of Energy Efficiency under the provision of Energy Conservation Act। तो इसे एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंदर बनाया गया है बीईई को, हो सकता है। It assists in developing policies and strategies with the primary objective of reducing energy intensity of the Indian economy। इसका मेन बेसिकली मकसद क्या है, असिस्ट करना है, पॉलिसीज में डेवलपमेंट करना और साथ ही साथ स्ट्रेटजीज को बनाने में हेल्प करना। और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये भी है कि कैसे एनर्जी इंटेंसिटी को रिड्यूस किया जा सकता है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं इसका डिस्कशन। चलिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को इन मार्च 2002 अंडर द प्रोविजन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। तो 2001 में ये एक्ट पास किया गया था और इसके बाद 2002 में ये जो पर्टिकुलर एजेंसी है वो आ गई थी। इसका मकसद यही है किस तरीके से पॉलिसीज बनाई जाएं, स्ट्रेटजीज बनाई जाएं और एनर्जी इंटेंसिटी हमारी इकोनॉमी से कैसे कम करी जाए, ये सब चीजों के अंदर ये असिस्ट करता है। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपकी ठीक हो जाती है, आंसर हो जाएगा सी। और आप जानते हैं कि इस तरीके से एजेंसी रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। तो एजेंसी कब बनी, किसके द्वारा, किस एक्ट के द्वारा बनाई गई, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके बारे में जानकारी होना काफी जरूरी है। ठीक है, इसके द्वारा बीईई के द्वारा काफी सारे मेजर प्रोग्राम्स भी चलाए गए हैं जिसमें स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स हो वो भी इसमें शामिल है, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड पैक्ट कहते हैं जिसे। ठीक है, ये भी चलाया गया था, ये स्कीम भी चलाई गई थी। स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम भी आया था एंड एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड भी लाया गया था। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मेंस के लिए भी फॉर्डर मटेरियल क्रिएट कर सकें अपना नोट्स के अंदर। और वहां पर भी आपकी आईटी काउंसिल को लेकर है पूछा गया, आईटी काउंसिल को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। आईटी काउंसिल जो है इसे एजुकेशन मिनिस्टर जो है हेड करते हैं, हो सकता है। डायरेक्टर्स ऑफ आईटीज जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ये भी हो सकता है। सोचिए इसके बारे में, फिर करेंगे एक जिक्र इसको लेकर। चलिए, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले आईएम्स को एक ऑटोनॉमी जो थी उसकी बात चली थी और आईएम्स को ऑटोनॉमी दी भी गई थी। उसी तर्ज पर अब आईटीज जो है वो कह रहे हैं कि हमें भी एक ऑटोनॉमी की जो है वो जरूरत है, इंटरफेरेंस जो है एज एन इंस्टीट्यूशन इसके अंदर नहीं होना चाहिए। इसी वजह से आईटी काउंसिल बनाई गई। ये जो डिमांड करी गई आईटीज के द्वारा उसको देखने के लिए कि क्या ये जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं रैशनल या लॉजिकल है भी सही या नहीं। ठीक है, तो आईएम्स की तर्ज पे मांगा गया है तो चांसेस काफी ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक प्रेसिडेंस है तो आईटीज को भी ये मिल जाएगा। तो यस, इट इज हेडेड बाय एजुकेशन मिनिस्टर, बिल्कुल ठीक है। एंड डायरेक्टर्स ऑफ आईटीज जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। पूरा मैंने आपको जो बैकग्राउंड है वो बता दिया है कि किस तरीके से ऑटोनॉमी जो है वो इंस्टीट्यूशंस के द्वारा मांगी जा रही है और उसी चीज को एनालिसिस करने के लिए एक पैनल बनाया गया है और वो आईटी काउंसिल है। और इसके अंदर कौन कौन से मिनिस्टर्स हैं, कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, यहाँ पे सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले वंस अगेन आई विल से
दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम और आखिरी के 100 दिन बचे हुए हैं, तो अपने टाइम को कैसे आप मैक्सिमम तरीके से यूज कर सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से, कितने एफिशिएंट तरीके से इसे यूज कर सकते हैं, दैट ओनली यू नो। तो यहां पर क्रैक यूपीसी एग्जाम इन 100 डेज की जो सीरीज है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे तभी सब्सक्राइब करिएगा, द ओनली कंडीशन इज अगर आप दिन में 2 से 2.5 घंटे जो है इसको दे सकते हैं, क्योंकि अगर 2 से 2.5 घंटे भी नहीं दे पाएंगे देन इसको सब्सक्राइब करने का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। 2 से 2.5 घंटे अगर आप देख सकते हैं तो उसके अंदर आपको लेक्चर्स जो है वो आप इसमें देख पाएंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो है वो भी आपको इसके अंदर प्रोवाइड कराए जाएंगे। बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या फिर आपके पास टाइम कंपैरेटिवली कम है उन स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में जहां पर टाइम काफी ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी स्ट्रेटजी इस तरीके से बनानी पड़ेगी, आपको कहीं ना कहीं मटेरियल ऐसा चूज करना पड़ेगा ताकि कम से कम टाइम में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ के आपका एग्जाम जो है वो क्रैक हो जाए। तो जब बाकी के स्टूडेंट्स जिनके पास 24 आवर्स का टाइम होता है वो काफी सारी चीजें, काफी सारे 2-3 न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे और न्यूज़पेपर में ऐसी चीजें पढ़ रहे होंगे जो शायद किसी काम की ना हो, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको ऐसी चीजें पढ़नी है जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है, ताकि 2 से 3 घंटे की भी आपकी जो पढ़ाई होगी वो उनके 14 से 15 घंटे की जो पढ़ाई होगी उसको डिफीट कर दे। ठीक है, तो ये चीज जो है वो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 2 से 3 घंटे जो है वो काफी जरूरी है। और अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूज करिएगा और साथ ही साथ अननेसेसरी चीजें नहीं पढ़िएगा। अगर आपको डाउट होता है कि क्या चीजें पढ़नी चाहिए, क्या चीजें नहीं पढ़नी चाहिए, सो यू कैन अप्रोच मी एंड आस्क मी कि क्या ये चीजें जरूरी हैं कि नहीं है, तो इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। अगर आप 3 से 4 घंटे का टाइम दे सकते हैं तो क्रैक यूपीसी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज को सब्सक्राइब करिएगा। यहां पर मैं आपको मटेरियल तो दूंगा ही, क्लास लेक्चर तो दूंगा ही, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि बुक्स के अंदर से आपको क्या स्टडी करना है। सो 3 से 4 घंटे का टाइम है, देन दिस इज द सीरीज फॉर यू। और इसके अगर आप बिल्कुल डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं, जो चीजें मैं बता रहा हूं वो फॉलो करते हैं, साथ ही साथ जो मटेरियल दिया उसको अच्छे से करते हैं, देन बिलीव मी 14 से 15 घंटे भी अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है और वो आपको यहां पर डिफीट नहीं कर पाएगा। रीजन बिंग आपकी जो तैयारी हो रही होगी काफी फोकस तरीके से हो रही होगी। अगर नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना चाहते हैं तो मिशन यूपीएससी 2022 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आईएईए के बारे में है, पूछा गया आईएईए को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। इट इज ऑल्सो नोन एज एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, इसे एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के तौर पे भी जाना जाता है। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी के अंदर है एंड इन 2005 इसे नोबेल पीस प्राइज जो था उससे नवाजा गया था, क्योंकि इसने सेफ एंड पीसफुल वर्ल्ड के लिए काम भी किया है। सोचिए, फिर करते हैं एक डिस्कशन। चलिए, तो ईरान एंड आईएईए वंस अगेन न्यूज में है। ईरान और आईएईए वैसे भी एक दूसरे के जो रिलेशन में काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं। ईरान और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उन्होंने अग्री किया है कि हम एक टेम्परेरी मेजर लेंगे टू ऑफसेट ईरान डिसीजन टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू इंस्पेक्टर्स। ठीक है, तो वो इंस्पेक्टर्स को नहीं आने दे रहे थे ईरान अपने यहाँ पे, जो उनके यहाँ पे फैसिलिटीज थी, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, उसको चेक करने के लिए। तो अभी जो है टेम्परेरी मेजर जो है वो लेने की बात करी गई। इन दिसंबर 2020 ईरान पार्लियामेंट पास द लॉ डिमांडिंग अ सस्पेंशन ऑफ सम इंस्पेक्शन इफ द यूएसए फेल टू लिफ्ट सैंक्शन। अगर यूएसए ने काफी सारे सैंक्शन ईरान पे लगाए थे और ईरान ने कहा था कि अगर यूएसए सैंक्शन को लिफ्ट नहीं करेगा, सैंक्शन को नहीं हटाएगा, तो हम जो है इंस्पेक्शन जो है कुछ इंस्पेक्शन को सस्पेंड कर देंगे। ठीक है, इसी वजह से ही दोबारा से ये चीज न्यूज में थी। हेडक्वार्टर की बात करी जाए, इट इज नॉट इन वॉशिंगटन डीसी। कहां पर है हेडक्वार्टर, जल्दी से बताएं। अभी तो काफी बार डिस्कशन कर लिया हमने, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर। ठीक है, पहली स्टेटमेंट को अगर देखें तो एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट कहा जाता है, तो यस ये इसका एक दूसरा नाम है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। और 2005 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर सेफ एंड पीसफुल वर्ल्ड बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आईएईए ने काफी अच्छे से निभाई है। तो बी इसका आंसर हो जाता है। यहां पे ईरान देख सकते हैं और इसकी फैसिलिटीज जो है वो देख सकते हैं, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बंदर अब्बास पोर्ट को, चार पोर्ट को आप लोकेट करने की कोशिश करिएगा। दिस इज बंदर अब्बास। चाबार कहां है, क्या यहां पे लोकेट करता है, यहां पे, ये आपको बताना चाहिए, क्योंकि देखिए साथ में आपका ग्वादार भी है, यहां पे पाकिस्तान आपका शुरू हो रहा है। तो आपको ये जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस है, बंदर अब्बास हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, चाबार हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनकी जो लोकेशंस है आपको जरूर पता होनी चाहिए अपने एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। पूछा गया एईएस एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम को लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। इसे चमकी बुखार भी कहा जाता है, हो सकता है। जापानीज एन्सेफेलाइटिस वायरस दैट इज जेईवी जो है मेजर कोज है एईएस का इंडिया के अंदर, और नीपा वायरस जो है वो भी एईएस के पीछे कॉजेटिव एजेंट के तौर पर काम करता है। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम जो है इसको चमकी बुखार भी कहा जाता है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। जापानीज एन्सेफेलाइटिस जो है वो भी इसका मुख्य कारण है, और नीपा वायरस के साथ साथ जो जीका वायरस है वो भी एक कॉजेटिव एजेंट के तौर पे पाया गया है एईएस के लिए।
देखिए एईएस के बारे में हमने ज़्यादा सुना नहीं है, लेकिन अगर आप nhp.gov.in पे जाएंगे ना, तो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, नेशनल हेल्थ पोर्टल है आपका, यहाँ पे बताया कि इट इज़ अ सीरियस पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी सीरियस पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। इसको कैरेक्टराइज किया गया एक्यूट ऑनसेट ऑफ फीवर, एकदम से काफ़ी ज़्यादा फीवर हो जाना, मेंटल स्टेटस का चेंज हो जाना, जिसमें मेंटल कंफ्यूजन हो सकता है, डिसओरिएंटेशन हो सकता है, डेलीरियम जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, कोमा तक भी हो सकता है, तो सीजर्स भी हो सकते हैं। तो ये काफी एक बड़ी प्रॉब्लम है, न्यूज में मेंशन किया गया था, तो आपके बायोलॉजी वाले सेक्शन के अंदर पूछा जा सकता है। इसे चमकी बुखार भी कहते हैं, जेईवी इसका मुख्य कारण है, नीपा वायरस, जीका वायरस की वजह से भी ये हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। कॉजेज जो है इंसेफेलाइटिस के वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, साइंस इन चिल्ड्रन ये भी आप पढ़ लीजिएगा। इसकी प्रिवेंशन क्या है, ये जैसे गुड हाइजीन आप मेंटेन करते हैं वो बेटर है, आप अपने क्लोथ्स को शेयर नहीं करते हैं किसी के साथ, वैक्सीनेशन जो है वो लेते हैं, मॉस्किटो से अपने आप को बचाते हैं, अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन एंड सैनिटाइज करके रखते हैं। इस तरीके से आप एईएस से बच सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आरटीआई को लेकर है, पूछा गया आरटीआई को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी। बेसिकली अभी रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट करी गई थी, उसको लेकर है, कुछ चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूं यहाँ पे। सेंटर शैल हैव द पावर टू सेट द सैलरीज एंड सर्विसेज कंडीशन ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। आईसीएस की जो सैलरीज एंड सर्विसेज होंगी वो सेंटर के द्वारा तय करी जाएंगी। टर्म ऑफ सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर विल बी प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो टेन्योर होता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर डिसाइड किया जाएगा। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं एक डिस्कशन। चलिए, तो यहां पे जो दो बातें लिखी हैं आपको मुख्तलिफ लगेंगी, जो आप अपनी लक्ष्मीकांत की बुक में पढ़ते हैं। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली आरटीए के अंदर अमेंडमेंट किया गया है, तभी जो किताबों के अंदर चीजें होती हैं कहीं ना कहीं वो आउटडेटेड हो जाती हैं। इसी वजह से जब नए एडिशन आते हैं उनके अंदर वो बातें जो है वो अपडेट कर दी जाती हैं। तो यहां पर सेंटर ने अमेंडमेंट करी थी, जिसके अंदर देखा गया है कि जो सैलरीज है और इसके अलावा जो सर्विस कंडीशंस होती हैं उसके अंदर जो डिसीजन होगा अब सेंटर का माना जाएगा। तो पहली स्टेप आपकी यहाँ पे ठीक हो जाती है। साथ ही साथ जो टर्म ऑफ सर्विस है, टेन्योर जो है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, ये अमेंडमेंट जो थी वो करी गई थी, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी, बट वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो चेंजेस करे गए उसको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और मेंस के पर्सपेक्टिव से जब हम डिस्कशन करेंगे तो इसके ऊपर एक मेंस का क्वेश्चन भी जो है बनाया जा सकता है। ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने कहा यहाँ पे, खासतौर पे जो अपोजिशन है, कि जो सीआईसी आईसी है उसके जो स्टेटस है उसको कम किया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट जज जो है उसमें भी कहा है बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट के फंक्शनरीज को यहाँ पे कुछ उन्होंने हिदायत दी थी। इस वजह से ये पूरी न्यूज़ थी और हमने इसको यहाँ पर कवर किया एज ए क्वेश्चन। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो मैंने यहाँ पे एक इन्फोग्राफिक भी ऐड किया, तो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन एंड इंफॉर्मेशन कमीशन विल हैव अ टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। ये आरटीआई एक्ट 2005 के हिसाब से बताया है। आरटीआई अमेंडमेंट बिल 2019 कलर कोडिंग करी हुई है। कलर कोडिंग के हिसाब से सेंटर विल नोटिफाई द टेन्योर ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। पहले क्या होता था, सीआईसी पे इक्विवेलेंट टू सीईसी, सेंट्रल आईसीज एंड स्टेट सीआईसी टू इलेक्शन कमिश्नर्स एंड स्टेट आईसीज टू चीफ सेक्रेटरी। सैलरीज जो है एंड अलाउंसेस दीज ऑफिसर्स, ये अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। देन आपका है डिडक्शन इन सैलरी। If such officials are receiving pension or other retirement benefits, their salaries will be reduced by an amount equal to the pension. तो यहाँ पे डिडक्शन की बात करी गई है। These provisions have been removed, इसे हटा दिया गया है। ये मैंने आपके पीआरएस से ही लिया है, तो काफी आपका ऑथेंटिक सोर्स है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से जो मैं आपको शेयर करता हूँ, इस तरीके के जो इन्फोग्राफिक है, आप उसे अपने नोट्स में जरूर ऐड कर लिया करिए। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है VLSR सैम के बारे में। तो यह है वर्टिकल लॉन्च, VL स्टैंड्स फॉर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, ये डीआरडीओ के द्वारा डेवलप करी गई है। तो पहले ही बता दिया डीआरडीओ के द्वारा है, लेकिन किसके लिए करी गई? इंडियन आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, कोस्ट गार्ड के लिए। सोचिए। चलिए, तो ये जो है एरियल थ्रेट्स क्या होते हैं? जो कि एयर से आते हैं, क्योंकि एयर से भी काफी सारा आपके एयरक्राफ्ट्स होते हैं, वो भी मिसाइल्स को फायर करते हैं, और यहाँ पे आपकी नेवल शिप्स को टारगेट किया जाता है ज्यादातर। तो नेवल शिप्स जो है उनके पास भी एक डेटरेंट कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कि अगर कोई एयरक्राफ्ट ऊपर उड़ रहा है और उनको मिसाइल से डरा रहा है, तो वो भी मिसाइल को लॉन्च करके उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को ध्वस्त कर सके। तो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो है, ये जो है इंक्लूड करी गई है सी स्कीमिंग टारगेट्स के लिए। इट हैज बीन इंडिजिनियसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये इंडियन नेवी के लिए जो है डिजाइन करी गई है। बी इज द करेक्ट आंसर। कैनिस्टर बेस्ड स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम है, जिसकी स्ट्राइक रेंज जो है 40 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो बेसिकली वर्टिकल लॉन्च इसे क्यों कहा गया है, देख लीजिए। कुछ इसी तरीके से वर्टिकली इसे लॉन्च किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि जोलजेंस्मा जीन थेरेपी के बारे में है। पूछा गया किससे एसोसिएट करती है।
क्या ये कोई वन टाइम इंजेक्शन है जो कि डिफेक्टिव जीन्स को रिप्लेस कर देता है, कोई वन टाइम टैबलेट है जो कि एक्स्ट्रा जीन को रिमूव कर देती है, वन टाइम इंजेक्शन है जो कि डिजाइनर जीन को इंसर्ट कर देता है, या फिर नन ऑफ द अबव? सोचिए। चलिए, तो आपकी जोलजेंसमा जो जीन थेरेपी है, ये एक टाइम में इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि डिफेक्टिव जीन जो होते हैं, आप जानते हैं कि वेरियस जीन्स जो हैं वो आपके रहते हैं, और उसके अंदर बीच में कहीं पर भी कोई डिफेक्टिव जीन होता है तो इंजेक्शन से इस थेरेपी को यूज करते हुए उस डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस कर दिया जाता है एक सही जीन से। ठीक है, वैसे क्रिस्पर के बारे में भी काफी चर्चा हुई थी पहले, उसमें भी यही जीन एडिटिंग के बारे में बात हुई थी, अगर आपको याद हो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में। यहां पर हमारा आंसर जो होगा ए होगा। कुछ इस तरीके से जो आपका जीन रिप्लेसमेंट है वो किया जाता है, जिसमें आपका जो मेल फंक्शन जीन होता है उसको हटा के एक नए वर्किंग जीन से रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, एक जीन थेरेपी है जो कि वन टाइम इंजेक्शन है दैट विल रिप्लेस द डिफेक्टिव जीन विद द नॉर्मल जीन एंड रेक्टिफाई द डिसऑर्डर। तो किसी भी तरीके का जो डिसऑर्डर होता है उसे हटा दिया जाता है। इन 2019 यूएस एफडीए ने अप्रूव कर दिया था इस थेरेपी को फॉर द चिल्ड्रन जिनकी एज 2 साल से कम है, उनके अंदर जीन्स के अंदर कुछ अनुवांशिक प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको यहां पर ठीक किया जा सकता है। तो 2 मिनट के अंदर पूरे लेक्चर को यहां पे रिवाइज करते हैं और फिर करेंगे अपना एक डिस्कशन। यहां पे रिवीजन के अंदर बी वेरी वेरी एक्टिव, क्योंकि आंसर आप ही को करना है। जल्दी से बताएं एनटीए के बारे में, नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड्स के बारे में 12 कंपनीज को दिया जा रहा है, बात तो ठीक है 2020 के लिए, लेकिन किस किस एरिया के अंदर इसे दिया जाता है? तो यहां पे तीनों जो नाम दिए गए हैं तीनों ही करेक्ट हैं, तीनों ही एरियाज के अंदर इसको दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद डिस्कशन हुआ था किस टेरिटरी ने, यूटी ने कार्बन वॉच को लॉन्च किया, जिसमें इंडिविजुअल लेवल पे कार्बन फुटप्रिंट जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है, मेजर किया जाता है एक एप्लीकेशन के थ्रू। सो द करेक्ट आंसर हियर इज चंडीगढ़। ध्यान रखिएगा चंडीगढ़ के द्वारा इसे लाया गया है। देन बीडब्ल्यू के बारे में डिस्कशन हुआ था, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये मुझे बताइएगा कि किस एक्ट के अंदर इसे बनाया गया था। मैंने आपको बताया प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है रिड्यूसिंग एनर्जी इंटेंसिटी है इंडियन इकोनॉमी के अंदर से, और इसे 2002 में लाया गया था। 2001 में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो था उसको पास किया गया था। देन हमने वेरियस टाइप्स की हाइड्रोजन यहाँ पे देखी थी, जो रिन्यूएबल एनर्जी से एसोसिएट करती है वो कौन सी हाइड्रोजन है यहाँ पे, सो दैट इज द ग्रीन हाइड्रोजन, ध्यान रखिएगा। फिर हमारा डिस्कशन हुआ था आईटी काउंसिल को लेकर, तो आईटी काउंसिल के अंदर आईएम की तर्ज के ऊपर मांगा जा रहा है कि ऑटोनॉमी देनी चाहिए, क्या इसमें एजुकेशन मिनिस्टर हेड करते हैं? सो यस, द आंसर इज एजुकेशन मिनिस्टर इसमें हेड करते हैं। आईटी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद क्रैक यूपीसी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज को जरूर आप एनरोल कर लीजिएगा, सो दैट आपके जो लास्ट के 100 डेज है वो आप काफी अच्छे और प्रोडक्टिव तरीके से यूज कर सकें। और अगर 3 से 4 घंटे का टाइम दे सकते हैं, सो यू नो विच सीरीज टू ज्वाइन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, आईएईए के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे इसे एटम्स ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट भी कहा जाता है। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर नहीं है, कहाँ पे हेडक्वार्टर है ये आप बताएंगे। और इसे नोबेल पीस प्राइज भी मिला है, और वो सेफ एंड पीसफुल वर्ल्ड के लिए 2005 में दिया गया था। और यहाँ पे ईरान और आईएईए वंस अगेन न्यूज में थे। हेडक्वार्टर जो है वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। देन हमने देखा था एईएस के बारे में, तो कौन सा बुखार इसे कहा जाता है, कोई बताएं। इसका इंडिजिनस नाम भी है, जैपनीज एंसेफेलाइटिस वायरस जो है वो भी इसका मेजर कॉज है, नीपा एंड जीका वायरस भी इसके कॉजेस के अंदर आते हैं, ध्यान रखिएगा। देन हमने देखा था, इसको चमकी बुखार कहते हैं वैसे, साइंस कॉजेज एंड प्रिवेंशन को पढ़ लीजिएगा। आरटीए के बारे में कुछ चेंजेस जो है वो किए गए थे, और ये जो है अमेंडमेंट 2019 के अंदर ये पढ़ लीजिएगा। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट को लेकर ये चीज दोबारा से न्यूज में थी, हेंस वी मेड अ क्वेश्चन ऑन दिस। और VLSRSAM देखिए इसी तरीके से होता है, हमें लगता है कि ये जो अमेंडमेंट करी गई है ये तो 2019 की अमेंडमेंट है, तो क्वेश्चन जो है 2021 में कैसे आ गया? फिर हमें लगता है कि यार यूपीएससी तो 2 साल पुराने क्वेश्चन भी पूछ रहा है, बट इट इज नॉट कि वो 2 साल या 3 साल पुराने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जो न्यूज है वो उसका जिक्र होता है, उसी वजह से क्वेश्चन उसके ऊपर बनाया जाता है। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन डीआरडीओ ने ये जो लॉन्च किया है, ये जो पर्टिकुलर मिसाइल के साथ आए हैं, किसके लिए लेके आए हैं? तो आप मुझे बताएं। ये वर्टिकल लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसकी रेंज 40 किलोमीटर है, इंडिजिनियसली डेवलप करी गई है, और ये करी गई है इंडियन नेवी के लिए। लास्ट में हमने जीन थेरेपी के बारे में देखा था, क्या है ये? एक इंजेक्शन है जिसमें जीन एडिटिंग करी जाती है। जीन एडिटिंग इन द मैनर डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस कर दिया जाता है करेक्ट जीन से। अभी मैं आपसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का आपको एक एक क्वेश्चन दूंगा। चलिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखिए, चबार पोर्ट कहां पर है ये आपको बताना है। मुझे उस पर्टिकुलर कंट्री का नाम बताइएगा, और कुछ और फैक्ट्स भी बता पाए तो और भी अच्छा होगा। देन हम देखते हैं एईएस। अभी हमने एईएस के बारे में देखा था, ये एक बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको एमसीक्यूज के अंदर भी बताया, ठीक है। हाउ दिस कैन बी कर्टेल, इसको कैसे रोका जा सकता है, और एज अ सिविल सर्वेंट आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसे कैसे खत्म करेंगे? क्योंकि देखिए हर अगर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है, आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, डीसी जो है, वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से इस प्रॉब्लम को खत्म करना शुरू करेगा, तो इवेंचुअली ये सभी जगहों से, सभी डिस्ट्रिक्ट से, मतलब कंट्री से ही खत्म हो जाएगी। तो आपके सुझाव मैं इसके ऊपर चाहता हूं 150 वर्ड्स में आंसर करिएगा। नाउ इंटरव्यू का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, Do you think India got independence on August 15, 1947 or merely a transfer of power happened? Now देखिए ये क्वेश्चन जो है मैं आपसे इसी वजह से पूछता हूं, बिकॉज दे
मेक यू थिंक, वो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं, एक अलग डायरेक्शन में आपको लेके जाते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को क्या हमें स्वतंत्रता मिली थी या फिर सिर्फ एक पावर जो थी उसका शिफ्ट हुआ था, पावर का ट्रांसफर हुआ था? इसके बारे में मैं आपसे बेसिकली इसके बारे में एक जो इंटरव्यू वाला हमारा ग्रुप है उसके ऊपर आंसर चाहता हूं, तो प्लीज इसका आंसर जरूर करिएगा। और जो सेकंड चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 9 बजे यहाँ पे लेक्चर आने वाला है। यहाँ पर ये ग्रुप है टेलीग्राम का जिसको आपको ज्वाइन करना है अपने मेंस के आंसर को सबमिट करने के लिए, इंटरव्यू के लिए इसे सब आपको यहाँ पर सबमिट करना है दूसरे वाले ग्रुप के ऊपर। इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वहां मिल जाएंगे। नहीं तो आप इसको टेलीग्राम के ऊपर भी ये जो पर्टिकुलर आपको वर्डिंग दी है netmoc_UPSC_mains लेके सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर बाकी सभी स्टूडेंट्स के साथ अपने आंसर भी सबमिट कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे जो डिस्कशन है वो काफी बढ़ता जा रहा है और लेवल ऑफ मेच्योरिटी जो है वो भी आ रहा है। बीच बीच में मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको जो आंसर्स हैं वो आपको जो फीडबैक है वो मैं अपनी तरफ से दे दूं। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा था उसके करेक्ट आंसर जो है V2 मैथ्स ने दिया है, सो कांग्रेचुलेशन। आप पीडीएफ के लिए मुझे बता दीजिएगा आपको किस लैंग्वेज में चाहिए, नीचे जो फॉर्म दिया है उसे फिल कर दीजिएगा ताकि डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप के ऊपर ही आपको सारे वीडियोस जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाए। अब लिखिए जल्दी से अपने मार्क्स, कितना कितना आपने स्कोर किया है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पे अगर 6 अच्छे से ज्यादा है बहुत अच्छी बात है, 6 से कम किया है तो इसे 1 घंटे के बाद ही रिवाइज कर लीजिएगा। अदरवाइज भी मान लीजिए आपने 10 में से 10 भी किया है तो भी रिवाइज करना काफी जरूरी है, तो इसे कम से कम 24 घंटे में एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। नोट्स बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम में कभी भी मत बनाइएगा, नोट्स हमेशा सेकंड टाइम में बनाइएगा या थर्ड टाइम में बनाइएगा। फर्स्ट टाइम में सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट लगती है और वो सारी चीजें नोट्स में चली जाती है जिसकी जरूरत नहीं होती है। तो जब भी बुक पढ़ें, किताब पढ़ें, वीडियो देखें, कुछ भी चीज करें, नोट्स हमेशा सेकंड या थर्ड टाइम में ही बनाइएगा। टेलीग्राम का ग्रुप नीचे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, नाउ आई विल सी यू वेरी वेरी सून। एंड 9 PM पे हम अपना लेक्चर करते हैं और 1 PM पे हम टेक्स्ट बुक के ऊपर अपना लेक्चर जो है आज करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड।